हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989, जो काफ़ी फेमस नाम से प्रचलित है। उसे SC/ST एक्ट 1989 कहते हैं। इसी नामों से जो है अधिकतर लोग जानते हैं, शॉर्ट में इसको बोल देते हैं। और इस वीडियो में हम जो भी कुछ इसमें नवीनतम संशोधन होगा उसके साथ जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारा वीडियोज़ लेक्चर जो है इंग्लिश में होगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों प्रकार के छात्रों के लिए जो है ये हेल्पफुल होने वाला है। उन सभी जगहों पे ये हमारा वीडियोस इम्पोर्टेंट है जहाँ पे जो है स्टेट्स में ये एज अ माइनर एक्ट की तरह जो है इसको रखा जाता है और पूछा जाता है। जैसे RJS APU की अगर हम बात करें, या MP में और बिहार में कुछ जगहों पे स्टेट जो है ये एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कि सबको पता होनी चाहिए कि मनु संहिता का निर्माण जो है मनु ने किया था, और उन्हें 4 वर्डों में जो है बांट दिया। ठीक है, पूरी समाज को उन्होंने 4 वर्डों में बांटा। वो कहते हैं कि सभी लोग जो है ब्रह्मा की उत्पत्ति माने जाते हैं। ठीक है, और सबके अलग अलग काम होंगे। ठीक है, जैसे क्षत्रिय ब्रह्मा जी के भुजाओं से पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि उनको जो है ये बलशाली होते हैं, उनको जो है देश की रक्षा करनी चाहिए, सोल्जर में सैनिक में जानी चाहिए। ब्राह्मण को उन्होंने कहा कि ये मुख से ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए हैं, और ये जो है क्या करते हैं, इनका काम है लोगों को जो है ज्ञान देना। ठीक है, एज अ टीचर की तरह। उसके बाद जो है मंत्रोच्चारण करना। ठीक है, उसके बाद 3rd नंबर की जो वर्ड व्यवस्था में क्रम आता है वैश्य का आता है। ये बनिया ग्रुप है, व्यापारियों का ग्रुप है। ये जो है कहते हैं कि उनकी जंघाओं से पैदा हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आता है शूद्र, जो कि पैरों से पैदा हुए हैं। इनको जो है ये निम्न वर्ग की श्रेणी में जो है शूद्र को मानते हैं। ठीक है, तो पहले से ये जो है वर्ण व्यवस्था से यहाँ पे जो है जातियों का विभेदीकरण किया, और अभी भी ये जातियाँ वगैरह जो है चलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि ऐसा कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, ठीक है, इससे संबंधित वो कौन कौन सी हैं। तो पहले तो देखो वर्ण व्यवस्था या इन चीज़ों को लेकर के, तो वहाँ पे देखो आर्टिकल 14 भी ये मना करता है। ठीक है, एवरीवन आर इक्वल टू इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। ठीक है, बिफोर लॉ। ठीक है, सभी लोग जो है न्याय के समक्ष समता और समानता दोनों रहेंगे सभी लोग पास, मतलब उनको विभेद नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ देते हैं। फिर जो है आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी की भी बात करती है। ठीक है, 15 भी धर्म वगैरह को लेकर बात करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 366 क्लास 24 और 366 क्लास 25। ये दोनों यानी 366 का 24 खंड में जो है शेड्यूल कास्ट का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो याद रखना कि अनुसूचित जाति की परिभाषा जो है पूछा जाता है क्वेश्चन कि अनुच्छेद के किस खंड में जो है दिया गया है, तो 366 का खंड 24 में। और वहीं जो है ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब जिसे कहते हैं अनुसूचित जनजाति, जिसकी परिभाषा जो है संविधान के अनुच्छेद 366 का खंड 25 में जो है इसको परिभाषित किया गया है, ये याद रखना। और ये जो है आर्टिकल 341 के तहत ही जो है ये आते हैं SC, और आर्टिकल 342 के तहत जो है ये ST आते हैं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है क्या कि इनका आयोग कौन सा है। तो अगर SC आयोग या SC कमीशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 338 और 338 जो है ST आयोग, जिसे अनुसूचित जनजाति आयोग भी कहते हैं, वो इसमें आता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और टोटल अगर बात करें जो अनुसूचित जाति क्षेत्र की बात करने वाला एक जो है शेड्यूल है वो 5th शेड्यूल है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक बार जो है हम फिर से रिकॉल कराते हैं। ठीक है, देखो ये 4 वर्डों में इन्होंने विभाजित कर दिया, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में सबको पता है, वो उतना हम नहीं जाएंगे, बेसिकली 14, 15, 17। ठीक है, मेन यहाँ पे आते हैं कि जो ये शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब की परिभाषा कहाँ दिया हुआ है संविधान में, यानी कि किस आर्टिकल में। तो आर्टिकल 366 का क्लास 24 में शेड्यूल कास्ट को डिफाइन किया गया है।
366 क्लास 25 में शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन किया गया है अंडर आर्टिकल 342 विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इसमें जो 5th शेड्यूल है, 5वीं अनुसूची है, उसमें अनुसूचित जाति क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। और अगर इसकी आयोग की बात करें तो शेड्यूल कास्ट की कमीशन, जिसे जो है आयोग कहते हैं। ठीक है, तो ये है 338 में, और 338 में जो एसटी आयोग की बात करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस एक्ट की निर्माण तिथि क्या है, तो इस एक्ट की निर्माण तिथि जो है 11 सितंबर 1989 को हुआ था। ठीक है, प्रवर्तन तिथि जो है 30 जनवरी 1990 का है। ठीक है, 30 जनवरी बस याद करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, सीधे सीधे पूछ लेगा कब लागू हुआ था। प्रवर्तन तिथि का को ही लागू तिथि माना जाता है, इन्फोर्समेंट डेट भी इसको कहते हैं। ठीक है, याद रखना। टोटल अगर हम चैप्टर की बात करते हैं तो 5 है। ठीक है, टोटल अगर सेक्शन की बात करते हैं वो कितनी है, 23 है। ठीक है, तो दोनों याद रखना, चैप्टर और जो है सेक्शन। ठीक है, अब ये देखो इन्फोर्समेंट तो पहले ऑल कंट्री में नहीं था। ठीक है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था, लेकिन जो है 31 अक्टूबर 1990 के 31 अक्टूबर 1900, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ठीक है, 2019 होना चाहिए, 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, से जो है यहाँ पे जम्मू और कश्मीर में भी लागू होने लगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि इसको जो है पहला जो चैप्टर है ना, सिंपली डेफिनेशन वगैरह होते हैं, तो इस चैप्टर में जो है हम डेफिनेशन देखेंगे। पहले तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को ही मैंने कलेक्ट करके रखा है। ठीक है, तो सेक्शन 2 में 2BB में आश्रित, जिसे डिपेंडेंट कहते हैं, उसको परिभाषित किया गया है। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इसमें क्या है। ठीक है, 2BC में आर्थिक बहिष्कार के बारे में परिभाषित है। अनन्य विशेषणालय 2BD में बताया गया है। ठीक है, और 2BE में जो है वन अधिकार के बारे में। 2BF में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी की परिभाषा जो है 2BF में बताया गया है। थोड़ी सी हम नोट की बात कर लेते हैं। नोट क्या है, जो ये शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है स्पेशल कोर्ट ऑफ सेशन होता है, ये बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है कोई स्पेशल कोर्ट की बात करें तो वो होता है कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, याद रखना। जो भी विशेष न्यायालय होते हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो चाहे शेड्यूल ट्राइब, दोनों को, तो कह रहे विशेष न्यायालय इसके एक्ट के अंतर्गत मामले के अलावा अन्य मामले को भी देखता है। तो विशेष न्यायालय क्या है, इनके जो SC ST के अंतर्गत आने वाले मामले को तो देखता ही देखता है विशेष न्यायालय, इसके अलावा भी इनके जो मामले होते हैं उसको भी देखता है। लेकिन जो अनन्य विशेष न्यायालय है, ठीक है, वो जो ये SC है और ST है, ठीक है, उनको इस एक्ट में आने वाले मामले को नहीं देखता। ठीक है, फिर से मैं यहाँ देखो क्या होता है कि एक होता है विशेष न्यायालय, ठीक है, और एक होता है अनन्य विशेष न्यायालय। ठीक है, तो जो विशेष न्यायालय होते हैं इस एक्ट यानी SC ST एक्ट के अंतर्गत आने वाले मामले को देखता ही देखता है, उसके अलावा भी कोई भी मैटर हो उसको भी वो डील करता है। लेकिन एक जो अनन्य विशेष न्यायालय होते हैं वो SC ST एक्ट के अंतर्गत आने वाले मामले को नहीं केवल देखता है। ठीक है, अन्य मामले को नहीं देखता है। ठीक है, जो अनन्य विशेष न्यायालय केवल इनके अंतर्गत ही आने वाले मामले को देखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 15 की। तो विशेष लोक अभियोजक के बारे में बात करता है। सेक्शन 2EB मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सामाजिक बहिष्कार। 2EC पीड़ित। अब यहाँ से थोड़ा सा लिंक करो कि CRPC के किस सेक्शन में जो है पीड़ित वर्ग को परिभाषित किया गया है, 2WA। ठीक है, तो यहाँ से CRPC का भी हमको लिंक आ गया कि हाँ ये पीड़ित वहाँ भी बताया गया है। साक्षी की बात करते 2ED में साक्षी को बताया गया है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपराधों की प्रकृति। ठीक है, नेचर ऑफ क्राइम जो SC ST एक्ट में है उसका क्या है, तो 3 तरह के नेचर हैं। पहला ये है, कोई भी आगे पीछे कर सकते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, 3 नेचर है। पहली बात तो जो SC ST एक्ट में जो कोई भी अपराध होगा
वो गैर जमानती होगा, यानी कि उनका बेल नहीं होगा, नॉन बेलेबल होंगे। ठीक है। दूसरी बात, जो संज्ञेय, ये जो भी अपराध इसमें होंगे वो संज्ञेय अपराध होंगे, जिसको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी कि अगर हम बोल दें कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो बिना वारंट की गिरफ्तारी होती है। यानी कि सिंपली बात है कि इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले कोई भी अपराध के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं होती है, विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। अब चलो, थर्ड नंबर है, ये असमनीय अपराध हैं, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं। यानी कि ऐसे अपराध में कोई समझौता नहीं होता है। ठीक है। यानी कि दो पार्टीज में मान लो कि एक ए है और एक बी है। ठीक है। इनमें ऐसा कुछ हुआ तो ये एक चीज़ है कि ए क्या है, ए मान लो कि तुम्हारा जो है SC ST का कोई मेंबर है। ठीक है। बी जो है, सोचो कि कोई और कास्ट है, ब्राह्मण कास्ट है, क्षत्रिय है। तो अब ये मैटर हो गया, तो ये बाद में मतलब ये नहीं होगा ना कि इन दोनों में समझौता हो सकता है। ठीक है। वैसे तो सामान्यतः ये होता है कि समझौता होता है, तब भी ख़त्म हो जाते हैं मामलात। लेकिन यहाँ के जो केस है, मतलब SC ST एक्ट में जो है ये असमनीय अपराध है, हो गया तो कोई जो है इसमें समझौता नहीं होगा। ठीक है। अब देखो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है। पहली बात तो SC ST का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि राहत और पुनर्वास, जैसे रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना। ठीक है। ये याद रखना। नोट में देख लेते हैं, ये देखो ये नॉन SC ST पर ही लागू होती है। ठीक है। SC ST समुदाय के लोगों पर इसका कोई मुकदमा नहीं चला जाता। यानी कि अगर मान लो कि ए है कोई, ठीक है, ये या तो SC होगा या तो ST होगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने बी लिख दिया। अब ये कोई नॉन SC ST हो, यानी कि न तो SC ST होना नहीं चाहिए, बाकी कोई कास्ट हो, तो अगर इनके बीच में विवाद होता है ना, तो इनके ऊपर, बी के ऊपर जो SC ST की कार्रवाई होगी, याद रखना। अब ये कर लोगे कि ए भी उसी समुदाय का है, SC ही समुदाय का, ST ही समुदाय का है, ये भी उसी का है, तो इन दोनों पे, यानी कि अगर मान लो बी ने कोई क्राइम किया तो ए जो है इस पे बी पे, जो कि उसी का समुदाय का है वो, तो उस पे जो है इस SC ST एक्ट के तहत जो है मुकदमा नहीं चला सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में देना है। ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। ठीक है। ये पहला वीडियोज़ है इस पे। ठीक है। तो और भी चीज़ें जो है क्लियर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो है बाकी के सेक्शन 3 वगैरह जो है उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच।